नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम जो पढ़ रहे थे पहले वो बीए फाइनल का एक टॉपिक था अवसर लागत सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ा है। अवसर लागत सिद्धांत के अंदर प्रतिस्थापन की दर के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। तो पहले वाले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन दर क्या होती है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके बारे में पढ़ा था हमने। देखेंगे अब बोर्ड पर प्रतिस्थापन की जो दर है इसके 3 पार्ट थे। स्थिर प्रतिस्थापन की दर, दूसरा है वर्तमान प्रतिस्थापन की दर, तीसरा है हास्यमान प्रतिस्थापन की दर। हमने स्थिर प्रतिस्थापन की दर के बारे में पहले पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्यार्थियों वर्तमान प्रतिस्थापन की दर। वर्तमान प्रतिस्थापन की दर क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार पहले छोटा सा पढ़ लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उत्पादन करना। एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उत्पादन करना वो क्या था, प्रतिस्थापन दर। अब देखते हैं आगे। वर्तमान प्रतिस्थापन की दर जो है वो हम किसे कहेंगे। आपको अगर ये पूरा समझना है तो आपको मेरा पहले वाला वीडियो देखना होगा जो इसी के ऊपर बना हुआ है। उसमें पूरा बेस बताया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद में ये देखना आपको, तब जाके आपके समझ में आने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्तमान प्रतिस्थापन की दर। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत वर्तमान प्रतिस्थापन की दर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, इसके एक परिभाषित रूप देखते हैं। प्रथम वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, अर्थात आपके पास संसाधन सीमित है और आप ये चाहते हो कि मैं 2 वस्तुओं का उत्पादन करूं। तो अगर आप 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो तो आपके संसाधनों को इस प्रकार से बांटना पड़ेगा ताकि आप दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सको। परंतु अगर आपको एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, अगर एक वस्तु का उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का उत्पादन आपको कम करना पड़ेगा। जब आप दूसरी वस्तु जो होगी उसका उत्पादन कम करोगे तभी आप जो प्रथम वस्तु है उसका उत्पादन ज़्यादा कर सकते हो। अब ये वस्तु पे डिपेंड करता है कि आप जो द्वितीय वस्तु है उसकी आप कितनी मात्राएं छोड़ें जिससे कि आप प्रथम वस्तु जो है उसका उत्पादन 1 या 2 वस्तु बढ़ा सको। तो समझ में ये आना चाहिए कि हम द्वितीय वस्तु है उसकी कितनी मात्रा को त्यागें ताकि हम जो प्रथम वस्तु है उसका उत्पादन बढ़ा सकें। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार। प्रथम वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, अर्थात प्रथम वस्तु अगर आप उसमें वृद्धि करना चाहते हो, उसको उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हो, के लिए द्वितीय वस्तु की मात्रा जो आपकी द्वितीय वस्तु है उसे द्वितीय वस्तु की मात्रा में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से परित्याग करना ही वर्तमान प्रतिस्थापन लागत का अवसर लागत सिद्धांत कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो सीधा सा कह रहा है कि अगर आप प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो आपको जो द्वितीय वस्तु है उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वो जो त्याग है वो बढ़ती हुई दर से होगा। बढ़ती हुई दर से कैसे होगा कि देखेंगे एक बार। हम सारणी को समझ लेते हैं। अगर आपको सारणी समझ में आ जाएगी तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सारणी बना रखी है, उस सारणी को हम समझते हैं। यहाँ पर उत्पादन के संयोग है A B C D E और F, ये उत्पादन संयोग है। और यहाँ पर मैं ले रखा वस्तु X
और वस्तु y। और यहाँ पर है हमारे पास सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो देखते हैं विद्यार्थियों, जब कोई भी व्यक्ति, अर्थात आपके ऊपर ले सकते हैं, जब आप y वस्तु का उत्पादन करते थे, अर्थात आपके पास जितने भी संसाधन थे, जितने भी आप उत्पादन कर रहे हो, उस सारे के सारे संसाधन अगर आप y वस्तु पे खर्च कर रहे हो, सारे संसाधन किस पे खर्च कर रहे हो? y वस्तु पर खर्च कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, x वस्तु जो होगी उसका उत्पादन क्या होगा विद्यार्थियों? 0 होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो किस पे खर्च कर रहे हैं? y वस्तु पर खर्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उत्पादन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन की दर कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने x वस्तु का उत्पादन ही नहीं किया है। जब आप x वस्तु का उत्पादन करोगे तब यहाँ पर आपके प्रतिस्थापन की दर आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे आगे हम। अब आप ये चाहते हो, आप इतनी देर से y वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, अब आप ये चाहते हो कि क्यों ना मैं x वस्तु का उत्पादन भी करूं। तो आपके मन में विचार आया कि मैं x जो वस्तु है उसकी एक इकाई बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप x वस्तु की एक इकाई बनाना चाहते हो तो आपके पास संसाधन सीमित है, तो आपको तो y वस्तु जो है उसकी कुछ मात्रा कम करनी पड़ेगी। कितनी मात्रा कम करेंगे देखेंगे विद्यार्थियों। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और आप वस्तु कितनी बना रहे हो? एक वस्तु बना रहे हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 आ रहा है, और वस्तु भी आप कितनी बना रहे हो? 1 बना रहे हो। तो हमारा प्रतिस्थापन की दर का जो अनुपात वो क्या आएगा? 1:1 आएगा, क्योंकि अभी तक हमने एक ही वस्तु बनाई है। लेकिन अब जैसे जैसे उत्पादन x का बढ़ाते जाओगे तो y की जो संख्या है वो निरंतर और घटती जाएगी, उसका त्याग ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम आगे इसी में। अब आपने ये सोचा कि क्यों ना मैं y की वस्तु को और कम करूं और x की वस्तु जो है उसका और उत्पादन करूं। तो अब ये नोट करने वाला पॉइंट है विद्यार्थी, ध्यान से देखना। इसने y जो वस्तु, x जो वस्तु है उसकी एक इकाई और बढ़ाई, अर्थात पहले एक इकाई उत्पादन की, फिर इसने एक और इकाई का उत्पादन किया है। तो जब इसने एक वस्तु का उत्पादन किया तो इसे 2 वस्तुओं को परित्याग करना पड़ा है। एक वस्तु का, कितनी वस्तु का परित्याग कर रहा है ये? जब ये x की एक वस्तु बना रहा है तो y की एक वस्तु का परित्याग करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये एक वस्तु का और उत्पादन बढ़ाता है, इसका x वस्तु का एक वस्तु का और उत्पादन बढ़ाता है, तो ये कितनी वस्तु का परित्याग कर रहा है विद्यार्थी? देखेंगे यहाँ पर 14, यहाँ पर 12 है। अर्थात क्या हुआ कि y के में कितनी वस्तुएं छोड़नी पड़ रही है? अब 2 वस्तुएं छोड़नी पड़ रही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम y की कितनी वस्तुएं छोड़ेंगे? 2 वस्तुएं छोड़ेंगे। जब ये y की 2 वस्तु छोड़ेगा तब जाके यहाँ पर एक वस्तु का और निर्माण होगा। अर्थात पहले हमने एक वस्तु छोड़ी थी तो हमने यहाँ पर एक वस्तु बना ली, लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या होगा? ये 2 वस्तु छोड़ेगा तब जाके यहाँ पर एक वस्तु बनेगी। एक तो पहले की है, एक अभी की, कितनी हो गई? 2 वस्तुएं हो गई। उसी प्रकार से इन दोनों का डिफरेंट आएगा वो 2 वस्तु का आएगा। तो प्रतिस्थापन की दर क्या होगी हमारी? यहाँ पर हमने कितनी वस्तुएं छोड़ी है? 2 वस्तुएं छोड़ी है, तो ये लो हमने 2 लिख दिया है। और बनाई कितनी वस्तु है? एक वस्तु। ये 2 लिखा हुआ है, एक पहले वाली वस्तु है विद्यार्थियों, इनको जोड़ने के बाद में 2 आया है। ठीक है, क्योंकि एक का उत्पादन पहले कर चुके, तो फिर एक का और 2 आ गया है, तो हमारा अनुपात क्या निकल के आता है? यहाँ पर हमने एक वस्तु का और निर्माण किया है, तो यह आ गया 1, और यहाँ पे कितनी वस्तुएं हमने छोड़ी है? तो 2 वस्तुएं छोड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो देखेंगे विद्यार्थियों, पहले हमने x की एक वस्तु बनाई तो एक वस्तु छोड़ी, फिर हमने x की 2 वस्तु बनाई तो हमने y की 2 वस्तु छोड़ी। अब हम x की 3 वस्तुएं बनाने वाले हैं। तो अगर हम x की 3 वस्तुएं बना रहे हैं, हम x की 3 वस्तु बना रहे हैं, अर्थात पहले 2 बना चुके हैं, अब एक और बना रहे हैं, तो 3 वस्तुएं बना रहे हैं। तो इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे विद्यार्थियों, हम ये आ रहा है 9
12 और 9 कितने का डिफरेंट आएगा विद्यार्थियों? 3 का डिफरेंट आ रहा है। अर्थात जब हम y की 3 वस्तुएं त्यागेंगे या छोड़ेंगे तब जाके हम यहाँ पर एक वस्तु का निर्माण कर पाएंगे x वस्तु का। अर्थात यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 को जो है त्याग किया है। जब आप y की 3 वस्तुएं त्यागोगे, छोड़ दोगे, तब जाके आप यहाँ पर एक वस्तु बढ़ा पाओगे, प्लस कर पाओगे, तब जाके 3 होगा। तो हमने कितनी वस्तुएं छोड़ी है विद्यार्थियों? y की 3 वस्तुएं छोड़ी है, ये हमने 3 लिख दी है यहाँ पर। और x की कितनी वस्तु बनाई है हमने x की एक वस्तु की वृद्धि की है। अर्थात आप x की अगर तीसरी सिचुएशन देखते हम, इसमें जो हो रहा है डी सिचुएशन में, अगर आप x की एक वस्तु अगर बनाना चाहते हो तो आपको y की 3 वस्तुएं छोड़नी पड़ेगी। इसका अनुपात क्या निकल के आएगा? 3:1 निकल के आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चौथी सिचुएशन देखते हैं हम, ई का देखते हैं हम। अगर आप x वस्तु का जो उत्पादन जो है आप एक और करना चाहते हो, अर्थात 4 वस्तु बनाना चाहते हो, तो y की कितनी छोड़नी पड़ेगी? अब देखेंगे विद्यार्थियों हम कितना है यहाँ पर 4। अर्थात अगर आप चौथी सिचुएशन जो हमारी ई सिचुएशन है, अगर इसको हम देखते हैं, 5वीं सिचुएशन, इसमें क्या हो रहा है? अगर आप x वस्तु का उत्पादन अगर बढ़ाना चाहते हो, अर्थात x वस्तु की 1 इकाई का और अगर आप उत्पादन करना चाहते हो, तो आपको y जो वस्तु है उसकी 4 इकाइयां छोड़नी पड़ रही है। इसी प्रकार से अगर आप 4 इकाइयां छोड़ोगे y वस्तु की, तब जाके आपकी एक जो वस्तु है x की, उसका निर्माण हो पाएगा। तो हमारा अनुपात क्या निकल के आएगा? 4 इकाइयां छोड़ी हमने, तो 4 लिख दिए हमने, और इकाई कितनी बनी है? 1 बनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। इस प्रकार से हमारा अनुपात जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 4:1 निकल के आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम 5वीं सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर जो F वाला पॉइंट है उसमें वही चीज है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने सारे संसाधन जो है, अगर आप x वस्तु जो है इसकी 5 इकाइयां बनाना चाहते हो, अर्थात हम क्या करेंगे? पहले 4 बना रहे थे, इसमें 1 और प्लस करके और 5 इकाइयां बनाने वाले हैं। अगर आप 5 इकाइयां बनाते हो तो यहाँ पर हमें कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ रही है? किसकी? y वस्तु की 5 इकाइयां छोड़नी पड़ रही है। तो इस प्रकार से y की हम 5 इकाइयां छोड़ेंगे, तब जाके x वस्तु की 1 इकाई बढ़ेगी। तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा विद्यार्थी? यहाँ पर 5:1 का हमारा रेशियो निकल के आएगा। तो समझ में क्या आ रहा है कि जैसे जैसे हम x वस्तु की 1-1 इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे x वस्तु की 1-1 इकाई को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे y की जो वस्तु है उनका निरंतर हमें बढ़ती हुई दर से, अर्थात बढ़ती हुई दर से हम त्याग कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले x वस्तु की 1 इकाई बनाई तो y की 1 वस्तु छोड़ी, परंतु आपने अगर x वस्तु की 2 इकाई बनाई है तो y की आपको 2 वस्तु छोड़नी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमने बढ़ाई तो केवल 1 ही वस्तु बना, x की 1 वस्तु तो पहले से थी, अब 1 हमने बढ़ाई है तो 2 वस्तु आता है। 1 की वस्तु का हमने क्या किया? उत्पादन किया है, लेकिन छोड़ना कितना पड़ा? हमें 2 वस्तु छोड़नी पड़ी। अब अगर x की 1 वस्तु और बनाना चाहते हो, अर्थात 3 वस्तु बनाना चाहते हो, तो 2 तो पहले बना दिए, अब हम क्या करें? तीसरी बना रहे हैं। तो 1 की वस्तु का उत्पादन बढ़ाया हमने, 1 वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हो आप किसकी? x वस्तु का, तो हमें y की जो है 3 वस्तुओं का त्याग करना पड़ रहा है। अर्थात जैसे जैसे हम 1-1 वस्तु x की बढ़ाते जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, निरंतर y की जो है हमें उसी आधार पर बढ़ते हुए क्रम में वस्तुओं का परित्याग करना पड़ रहा है। जैसे पहले उत्पादन 1 बढ़ा तो 1 छोड़ी, यहाँ उत्पादन 1 और बढ़ाया तो 2 छोड़नी पड़ी, यहाँ पर उत्पादन में 1 और बढ़ाया तो 3 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी, यहाँ पर x में हमने 1 और इकाई बढ़ाई तो यहाँ पर 4 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी, यहाँ पर हमने 1 और इकाई बढ़ाई तो हमें 5 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी है। इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए क्रम में
y वस्तु की इकाइयों का परित्याग कर रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ जो क्रम आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये जो बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है हमारा किसका आ रहा है, प्रतिस्थापन दर का जो बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, इसलिए हम इस नियम को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की, देखिए यहाँ पर वर्धमान प्रतिस्थापन की दर, क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इसको वर्धमान प्रतिस्थापन की दर कहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका प्रतिस्थापन की दर निकालने का सूत्र है, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लें इसको पढ़ने से पहले, ताकि आपको ये बेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम सीखते हैं ये ग्राफ बनाना। देखेंगे विद्यार्थियों, जैसे जैसे ये ग्राफ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले स्थिर का ग्राफ पढ़ा था हमने, स्थिर प्रतिस्थापन दर का ग्राफ पढ़ा था। ये लगभग वैसा ही है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या हम देख लेते हैं। ये y वस्तुएं हैं, y1 y2 y3 y4, यहाँ पर x है, x1 x2 x3 और x4, ठीक है। जैसे जैसे आप x वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते जा रहे हो, x की इकाई पहले 1 बना लेते तो y के हम 4 बना लेते। अब हम x की एक वस्तु बढ़ा रहे हैं, देखा विद्यार्थियों, x की हम एक वस्तु बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम y की भी हमने वस्तुएं कम कर दी है। इस प्रकार से हम y की वस्तु घटाते जाएंगे और x की वस्तुएं जो होगी वो क्या होगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, हम क्लास में आएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे आगे हम यहाँ पर एक ग्राफ कैसे बनाना है। हमें ग्राफ आपको ऐसे बनाना है, पर ये 2 लाइनें खींचनी है। ये 2 लाइन खींचने के बाद में एक बिंदु यहाँ बनाना है, एक बिंदु यहाँ बनाना है। ये दोनों बिंदु लेके आपस में बिंदु को मिला देना। आपस में जब आपने से बिंदु मिला दिए, मिलाने के बाद में अब देखेंगे हमने कितने उत्पादन के लिए, 1 2 3 4 5 6, तो उत्पादन के जो है ये संयोग जो है 6 उत्पादन के संयोग है। तो हमें क्या करना है, 6 पॉइंट लगाने, 1 पॉइंट ये है, 2 ये पॉइंट है, अब बचे 4 पॉइंट जो हम इनके बीच में लगाने हैं। कैसे लगाएंगे विद्यार्थी, देखेंगे एक बार, ये 1 पॉइंट हो गया है, ये 2 पॉइंट हो गया है, अब देखेंगे ये 3 4 5 और ये 6, इस प्रकार से 6 पॉइंट हमें लगाने। ठीक है, अब इन पॉइंटों को हमें क्या करना है, नीचे आराम से मिला देना है। इस प्रकार से मिला दो, ये मिला दिया है हमने। जैसा हमने इनको मिलाया है वैसे हम इस तरफ इसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे विद्यार्थी, देखेंगे एक बार, ये लो, इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इस ग्राफ को बनाने से पहले ध्यान रखना कि हम जो ये वाली लाइन जो खींचते हैं, ये वाली जो लाइन आप पहले खींच लें, जिससे आपको काफ़ी सुविधा देखने को मिल जाएगी। ग्राफ आपका अच्छी तरह से और बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक बार देखना इस ग्राफ को, ये जो कॉलम है ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो y के कॉलम है बराबर आएंगे, और x के जो कॉलम है वो जैसे जैसे आप वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते जाओगे तो x के कॉलम छोटे होते जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हम x के अगर y की जो वस्तु है, अगर आप इसको बराबर मात्रा में छोड़ते जा रहे हो, बराबर मात्रा में छोड़ते जाओगे तो यहाँ पर x का उत्पादन शुरुआत में प्रथम वस्तु बढ़िया होगा, दूसरे का कम होगा, तीसरे का और भी कम होगा, चौथे का और भी कम होगा। तो इस प्रकार से जो x वस्तु जो है ये इसकी उत्पादन की मात्रा स्वतः ही घटती जाएगी। तो इस प्रकार से जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है अवसर लागत सिद्धांत। प्रतिस्थापन दर जो है उसमें हमने वर्तमान प्रतिस्थापन की दर पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम हासमान प्रतिस्थापन की जो दर है वो पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया है, अगले वीडियो में हम हासमान प्रतिस्थापन दर के बारे में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।